Narak mama buat lagi kemana foto. सोचो घर में किसी रिलेटिव की डेथ होने पर आपसे बोला जाए कि आपको अपने हाथ की उंगलियां काटनी है, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? Lah suka. Rumah. हम में से ज्यादातर लोगों में मरने के बाद बॉडी को जलाने या दफनाने की पारंपरिक प्रथाएं हैं, जबकि इस दुनिया में ऐसी जनजातियां भी हैं जो अपने किसी रिलेटिव के मरने के बाद उनका मांस खाकर उनको सम्मान देती हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये ट्राइब जो हैं अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को या फिर अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए किस हद तक जा सकती है। सोचो कभी आपको रिचुअल्स के नाम पर 50 फीट की हाइट से नीचे फेंक दिया जाए और ये बोल दिया जाए भगवान आपको बचा लेगा, और वो भी तब जब आप 2 साल से कम उम्र के हों। एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जो आज भी फॉलो किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, और इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 रिचुअल्स के बारे में जानेंगे। और तीसरा रिचुअल तो मुझे पर्सनली बहुत अजीब और खतरनाक लगा है, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है और आज भी इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ट्राइब्स और लोग ऐसे हैं जो अपने रिचुअल्स और कल्चर से इतने डीपली अटैच्ड हैं, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे उन कल्चर्स को फॉलो करते करते उनकी जान ही क्यों ना चली जाए या फिर वो बहुत बीमारी क्यों ना हो जाए। पपुआ इंडोनेशिया के उन फेमस आइलैंड में से एक है जिसकी संस्कृति और जनजाति आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। इन द्वीपों पे रहने वाली दानी ट्राइब्स फिंगर कटिंग ट्रेडिशन के लिए पूरी दुनिया में चर्चित है। किसी के मरने पर हम लोग तो कुछ दिन रो धो कर चुप हो जाते हैं, लेकिन दानी ट्राइब का मानना इसके बिल्कुल विपरीत है। किसी के मरने के दुख को केवल रोने से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उंगली काटने का दर्द ही किसी अपने के खोने के दर्द को दर्शा सकता है। इनकी मान्यताओं के अनुसार उंगली ट्राइब का प्रतिनिधित्व करती है। उंगलियां शक्ति और एकता का प्रतीक होती हैं। जैसे सभी उंगलियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, वैसे ही कुछ उंगलियों का काम न करना दुख को और प्रियजनों की मौत को दर्शाता है। दानी ट्राइब्स का फिंगर कटिंग ट्रेडिशन, जिसे इकी पलेक भी बोला जाता है, जिसमें वो शोक प्रकट करने के लिए परिवार के सदस्यों और उसमें भी विशेषकर महिलाओं की उंगलियां पत्थर के ब्लेड या फिर कुल्हाड़ी से काट दी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इनका मेन पर्पस होता है उंगलियों को काटना। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं, या तो पत्थर के ब्लेड से काट दी जाती हैं, या कुल्हाड़ी से काट दी जाती हैं, या फिर उंगली के सिरे पर धागे को टाइट बांध दिया जाता है। धागा बांधने से ब्लड फ्लो रुक जाता है, उंगली सुन्न हो जाती है, जिससे 20-30 मिनट के बाद वो टूटकर गिर जाती है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, वो उंगलियों को तब तक मुंह से काटती हैं जब तक वो खुद कट ना जाए। उंगली काटने के बाद संक्रमण या ब्लड फ्लो को रोकने के लिए या तो वो उस पर पत्ते बांध देते हैं और नेचुरली हील होने देते हैं, नहीं तो उस हिस्से को जला भी दिया जाता है। सरकार ने उंगली काटने की इस रस्म को कुछ साल पहले अवैध घोषित कर दिया था और इसे बैन कर दिया था। यह रस्म अब नहीं निभाई जाती, लेकिन कुछ रिमोट से भी रिमोट एरिया ऐसे हैं जहां पर कुछ लोग चुपके से अभी भी इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। इन जनजातियों के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्हें आप आज भी जो है बिना उंगलियों के देख सकते हैं। 1 जून 2022 को ओमनीबस लॉ जर्नल की वॉल्यूम 2 पब्लिश हुई थी। अगर आप दानी ट्राइब्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये 9 पेज की पीडीएफ पढ़ सकते हैं और उनके ऑफिशियल राइट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनिया में इतने अजीबोगरीब कल्चर फॉलो किए जा रहे हैं जिन्हें सोच पाना भी हमारे लिए शायद नामुमकिन होगा। क्या आप किसी अपने को खोने के बाद उसके मांस को खाने के बारे में सोच सकते हैं? जहां हम अपनों को खोने के बाद उनका क्रियाक्रम ही अच्छे से नहीं करते, बल्कि उनकी अस्थियों को गंगा में भी विसर्जित करते हैं और अच्छे से सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया में ऐसी भी ट्राइब्स हैं जो अपनों के मरने के बाद उनका मांस खाकर उनको सम्मान देती है। हाँ, सही में ऐसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं और इन्हीं को कैनिबलिज्म ट्राइब्स भी कहा जाता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नरभक्षी जनजातियां। दक्षिण अमेरिका में यनोमामी जनजाति को यनम और सेनेमा भी कहा जाता है। वे वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये जनजातियां आसानी से मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि अपनी संस्कृति को आज तक फॉलो कर रही हैं। ये ट्राइब्स अपने दाह संस्कार की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, जिसे कैनिबलिज्म के समान समझा जाता है। कैनिबलिज्म का मतलब होता है जब एक ही प्रजाति के जीव उसी प्रजाति के जीवों को खाते हैं, लेकिन हम हमेशा इसको नरभक्षी के रूप में देखते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खाता है। ट्राइब्स जो होती हैं आमतौर पर 2 तरीके के कैनिबलिज्म फॉलो करती हैं। एक होता है एंडो कैनिबलिज्म, एक होता है एक्सो कैनिबलिज्म। एंडो कैनिबलिज्म का अर्थ होता है सपोज किसी ट्राइब के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका मांस जो है उसी समुदाय के लोग खा रहे हैं, वो एंडो कैनिबलिज्म होता है।
और एक्सो कैनिबलिज्म इसका बिल्कुल विपरीत होता है। सो एक ट्राइब के सदस्य दूसरी ट्राइब के सदस्य का मांस खा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सो कैनिबलिज्म। यानमामी एक ऐसी जनजाति है जिसका मानना है मृत्यु के बाद आत्मा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। उनका यह मानना है कि आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब शव को या तो जलाया गया हो या फिर उसके मांस को जीवित रिश्तेदारों के द्वारा खाया गया हो। यानमामी जनजाति के लोग दफन के बिल्कुल विरुद्ध हैं। उनका मानना है दफनाने से बॉडी देर से डिकम्पोज होती है और आत्मा को देर से शांति मिलती है। ट्राइब्स जो हैं मृतक के शव को जला देती हैं और जले हुए शव की भस्म को अपने चेहरे पर रंग लेते हैं और अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए रोते हैं, गीत गाते हैं। अभी ये क्रिया पूरी नहीं हुई है। इसी के दूसरे चरण में वो क्या करते हैं, वे जलाए गए शवों की बची हुई हड्डियों को पीसकर चूरा बना लेते हैं और उसी भस्म के साथ मिलाकर इसे केले के सूप में मिलाया जाता है और ट्राइब्स के सभी लोगों को इसको पीना होता है। इनका मानना है केवल अंतिम संस्कार का यही एक तरीका आत्मा की शांति को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन जब किसी दुश्मन के द्वारा यानमामी जनजाति का कोई सदस्य मार दिया जाता है तो उस समय सारे रीति रिवाज इसी तरीके से फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जो अंत में सूप बनता है वो सूप सिर्फ एक ही महिला को पीना होता है ताकि ये याद रखा जाए कि हमें इसका बदला लेना है समय आने पर। अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा ही एक अजीबोगरीब ट्रेडिशन इंडिया में भी फॉलो किया जा रहा है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं भारत में हर जगह की संस्कृति अलग है, परंपराएं अलग हैं, हर जगह के रीति रिवाज अलग है, तो बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। चाहे वह आग पर चलना हो या आग में बैठना हो या फिर सिर से नारियल को फोड़ना हो या फिर ट्रांसजेंडर के द्वारा अपने देवताओं के साथ शादी करना हो, यहाँ हर एक ट्रेडिशन के पीछे छिपी होती है अनोखी कहानियां। तो चलते हैं हमारी इस वीडियो के आखिरी रिचुअल पर जिसमें ऊंचाई से बच्चों को नीचे फेंक दिया जाता है। भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में एक ऐसी प्रथा बहुत प्रचलित है जिसमें छोटे बच्चों को 30 से 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाता है। ये ट्रेडिशन सुनने में जितना सिंपल लग रहा है एक्चुअल में उतना सिंपल है नहीं। इस ट्रेडिशन को फॉलो करने के चक्कर में बहुत से बच्चे जो हैं ट्रोमा की स्थिति से गुजर चुके हैं। चलिए पहले इस रस्म के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जिसे 700 सालों से इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है लगभग 7 शताब्दी पहले जब शिशु मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उस समय पर परिवार जो है बहुत हताश, परेशान और दुखी होने लगे थे। इसका समाधान ढूंढने के लिए सभी लोग जो है एक संत के पास गए और अपनी पूरी उन्होंने समस्याएं बताई। समाधान के रूप में संत ने जो है उन परिवार के सदस्यों को अपने शिशुओं को ऊंचाई से नीचे गिराने की सलाह दी और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप भगवान पर पूरी तरीके से विश्वास रखेंगे तो भगवान बच्चों के नीचे गिरने से पहले ही एक चादर वहां पर प्रकट हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकेगा। तभी से यह प्रथा जो है भारत के विभिन्न भागों में सैकड़ों सालों से फॉलो की जा रही है और सबसे अधिक महाराष्ट्र और कर्नाटका में प्रचलित है। इस ट्रेडिशन की प्रैक्टिस हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर करते हैं। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नीचे फेंका जाता है। नीचे सभी पुरुष चादर लेकर खड़े होते हैं और बच्चा उस पर गिरता है और बच्चे को कैच करते हैं। इसके बाद वो बच्चे को उठाकर एक दूसरे को पास करते हुए जश्न मनाते हैं और अंत में जो है उनके माता पिता को सौंप देते हैं। यह रस्म महाराष्ट्र में सोलापुर के बाबा उमर दरगाह में और कर्नाटका के इंडी में श्री शंतेश्वर मंदिर और नागराला गांव में दिग्मेश्वर मंदिर में प्रचलित है। इस रिचुअल की मानवाधिकार वालों ने हमेशा से ही आलोचना की है। इतनी ऊंचाई से बच्चे को नीचे गिराना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतनी ऊंचाई से गिराए जाने पर अक्सर बच्चों को रोते हुए और सदमे में जाते हुए देखा गया है। अक्सर हम लोग भी बच्चों को थोड़ी सी हाइट तक उछालकर कैच करते हैं और जिसमें बच्चा बहुत खुश होता है, लेकिन डॉक्टर यह करने के लिए भी मना करते हैं। कभी कभी इससे मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। 2011 में स्थानीय कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की बहुत आलोचना के बाद इस रिचुअल को बंद करा दिया गया था, लेकिन अगले ही साल से फिर इस रिचुअल्स को फॉलो किया जाने लगा। कुछ कार्यकर्ता आज भी इस रिचुअल को रोकने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस रिचुअल को एक बार्बरिक और क्रूर बताया है। हम लोग सिटी में बैठकर अक्सर ये सोचते हैं कि ऐसे रिचुअल्स अब कहां फॉलो किए जाते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं जिनकी वजह से लोगों का शोषण हो रहा है और ये देश के कोने कोने में फॉलो किए जा रहे हैं। अब आप हमें बताइए आपके आसपास इस तरीके का कोई भी रिचुअल्स
छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो फॉलो किया जा रहा हो और जिससे किसी को हानि होने की संभावना हो। और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि भारत के कोने कोने में ये वीडियो पहुंचे और जो भी रिचुअल्स वहां फॉलो किए जा रहे हैं वो हम सबको पता चल सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।